नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज के अंक में जो विषय हम लेकर आए हैं वो विषय है मोटापा, कारण व उपचार। इस विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम अपने देश की बात करते हैं तो प्रत्येक 8वां व्यक्ति मोटापे का शिकार है। और आपको यहाँ पर ये भी हम ज़रूर बताएंगे कि अगर हम एक सर्वे में ये भी ज्ञात हुआ है कि अगर 2050 तक की हम बात करते हैं, क्योंकि 2025 में अभी हम हैं, और 2050 की हम बात करते हैं तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मोटापे का शिकार हो सकता है। अगर आज ही हमने मोटापे पे कंट्रोल नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिससे हम ग्रसित हो सकते हैं। अगर बीमारियों की मैं बात करती हूँ तो डायबिटीज़ की बात कर लीजिए, हाइपरटेंशन की बात कर लीजिए, आप हड्डियों के दर्द की बात कर लीजिए, नींद न आने की बीमारी की बात कर लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। इस तरह की जो बीमारियां हैं ना, ये फहरिस्त इतनी लंबी है कि अगर मैं बताती चली जाऊँ तो शायद मेरा आज का आधा एपिसोड इसी में चला जाएगा। लेकिन मोटापे को कंट्रोल किया जा सकता है। और जो मोटापे पे इतना जो बात करना ज़रूरी हो गया है, ये इतना जो बढ़ रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है, क्या बचाव संभव है, बहुत सारी बातचीत आज के इस एपिसोड में। हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और फ़ोन इन पर आधारित है। विषय से संबंधित आपके प्रश्नों का हम स्वागत करेंगे। जल्दी से हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा। और YouTube के माध्यम से इस वक्त अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप भी हमें अपने प्रश्न लिखकर भेज सकते हैं। हमारी हर बार कोशिश रहती है कि विषय से संबंधित अगर आपके कमेंट्स हैं, प्रश्न हैं, तो हम आपके कमेंट्स को अपने कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करते हैं। मोटापा, कारण व बचाव विषय पर बहुत सारी बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दून मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर सामुदायिक स्वास्थ्य डॉक्टर अनुपमा आर्या को। डॉक्टर अनुपमा, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। डॉक्टर साहब, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री को इन्वॉल्व होना पड़ा, हस्तक्षेप करना पड़ा कि भाई हमारे देश में जो लोग हैं मोटापे का शिकार होते चले जा रहे, प्रत्येक 8वां व्यक्ति जो है मोटापे से ग्रसित है। समझ लेते हैं पहले मोटापे को कि क्या है मोटापा, कब हम समझेंगे कि ये मोटापा है। अदरवाइज तो होता यह है ना कि हाँ चबी है, गोलू मोलू है, इसको मतलब कब हम समझे कि नहीं ये मोटापा है। मोटापा में एक्चुअली हम बात करते हैं हमेशा मोटापा, वेट गेन की। तो मोटापा में ये है कि आपका जब ज़रूरत से ज़्यादा फैट जितनी बॉडी में चाहिए, जो 30% चाहिए, उससे ज़्यादा जब हम चर्बी खा लेते हैं या कुछ फैट वाला चीज़ खा लेते हैं, तो जो हमारा एक्सेस फैट जो जमा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो बॉडी में जमा हो जाता है, उसको हम मोटापा कह देते हैं। अब इसमें भी मापदंड हैं, हम इसमें मापदंड रखते हैं, इसको मेजर करते हैं, हम बॉडी मास इंडेक्स से करते हैं। और इसमें बॉडी मास इंडेक्स में आपका क्या है कि हम मोटा समझिए इस चीज़ को कि हम इसका एक लेवल तय करते हैं जिसमें हम 18.5 लेते हैं, 18.5। उसमें हम 18.5 से लेके हम लेते हैं 24.9 तक, ये हम इसको नॉर्मल रेंज लेते हैं। अगर 18.5 से नीचे है, मोटा आप 18 ले लीजिए, उससे अगर नीचे है तो हम उसको अंडरवेट ले लेते हैं। उसके बाद 24.9 के बाद आपका आता है 25, दूसरा कैटेगरी आ गई 25। 25.5 से आपका 29.9 तक हम लेते हैं इसको ओवरवेट। ठीक है, हम कहना शुरू करते हैं कि भैया ये ओवरवेट हो गया, अब कंट्रोल करना, सिग्नल रेड सिग्नल आ गया है। बीएमआई इंडेक्स की जो आप बात कर रहे हैं, इसको एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली। अब ये जो हम बीएमआई इंडेक्स जो हम कर रहे हैं और हम 30 से अबव उसको लेते हैं हम कि ओबेसिटी, लेकिन ये बीएमआई भी जो है आपका सिर्फ ये नंबर्स हैं, ये भी आपका ये नहीं बताता है कि एग्जैक्ट नहीं बताता है। तो इसके लिए हम दूसरे टेस्ट भी करते हैं, उसमें हम अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हैं, इसमें हम डिफरेंट तरीके के मापदंड लेते हैं, वेस्ट सर्कमफ्रेंस लेते हैं। तो उससे सारा चीज़ों को मिला के हम जब देखते हैं कि ये लेवल से ज़्यादा आ रहा है तो इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे। उस कैटेगरी में रख के तब हम डिसाइड करते हैं कि इसको ये एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए और ये मोटापे की तरफ को जा रहा है और हमें जो है लेना चाहिए। तो अब बात आप कह रहे हैं कि अगर आम आदमी की बात कर रहे हैं, ये तो हमने कर लिया कि चलो, तो उनका हमने टेस्ट करा लिया। कोई आता कि मैं मोटापे से बहुत ग्रसित हूँ, चाहे वो युवा है कोई है या फिर कोई इलिटरेट है, तो आता है हमारे पास, तो हम उसका जो ये बीएमआई हम निकाल देते हैं। लेकिन उसके अलावा हम क्या करते हैं कि हम उसको टेस्ट के लिए भेज देते हैं। तो ये कुछ मापदंड हैं जिनसे हम ये बता सकते हैं कि ये मोटापा आपकी तरफ को जा रहा है। आपको हाइट और वेट उन दोनों का कैटेगरी हम लिखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये कि उनसे हम
आपको बता देते हैं कि ये वार्निंग सिग्नल है आपके लिए और अब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस पर। बिल्कुल मैम। और जैसे मेल पर्सन्स के होते अक्सर ये है कि अगर BMI इंडेक्स ठीक है लेकिन टमी बेली एरिया अगर मोटा है तो क्या उसको मोटापे में हम काउंट करेंगे? इसका उत्तर बाद में दीजिएगा, मैं कॉल ले लेती हूँ एक। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। मैं जानना ये चाहता हूँ, मोटापा कोई खानदानी की वजह से होता है कि अच्छा खान पान की वजह से पैदा होता है? और दूसरी चीज, मोटापा से कौन कौन समस्या पैदा होती है, जिससे महिलाओं में बांझपन का शिकार या अन्य बीमारियां कौन कौन सी पैदा होती, तो हमारे लिए वो घातक है? एक ही क्वेश्चन समझ में आया मुझे कि एक तो उन्होंने कहा कि मोटापा जेनेटिक होता है, हाँ, है ना? एक तो बिल्कुल, जेनेटिक एक कारण ये भी है कि मोटापे की तरफ जाता है क्योंकि जेनेटिक होता है, एक कारण हम इसको भी मानते हैं। दूसरा उनका सवाल क्या था? खान पान, किस तरह के खान पान की वजह से मोटापा आता है? तो दूसरा जो है, जो उसके कारण यही है कि जेनेटिक हो सकता है, खान पान हमारा जो खराब आदतें खाने की हैं उससे हो सकता है। दूसरा हमारा जो लाइफस्टाइल चेंज होता है, हम लाइफस्टाइल चेंज हमारी है, आप जो है फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, एक जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपके जो फिजिकल नहीं काम करने को, उसकी वजह से भी आपका मोटापा बढ़ता है। तो ये 3 कारण तो है ही हैं। प्लस इसके अलावा जो है, कभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, जिसे हम इमोशनल स्ट्रेस कहते हैं, इमोशनल, तो कभी अभी आप जो है आप मेंटली बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, तो तब भी आप ज़्यादा खाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी ये सर्वे है जो ये कहता है कि इस वजह से भी आपका जो है वो बढ़ता है। और सोशल डिटरमिनेंट्स हम इसमें इसको इंक्लूड करते हैं। उसमें फिर एज और हम सेक्स नहीं लेते हैं, एज और जेंडर नहीं लेते हैं, सभी ऑल अक्रॉस सारे, चाइल्डहुड से लेके आप युवा ले लीजिए, चाहे किशोर ले लीजिए, चाहे आप एडल्ट ले लीजिए, सभी को ये इफेक्ट करता है मोटापा। और इसमें जो है आपकी वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे आप हो गई, मैं हो गई, और मेल्स और जो वर्किंग वाले हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको ज़्यादा ये चीज़ें मोटापा जो है आजकल इफेक्ट कर रहा है। अच्छा, नंद स्वरूप जी ने एक बड़ा अहम प्रश्न जो है हल्के से पूछा इन्होंने, ये कि बांझपन के लिए क्या मोटापा जिम्मेदार हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है मोटापा बांझपन के लिए। इनफैक्टली जो हम अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि जो फैट है क्या, मोटापा है क्या, जो हमारी नलियां हैं, जो फैट अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी नलियां ब्लॉक होने लग जाती हैं, उसमें भी फैट जम जाता है। चाहे वो हार्ट डिजीज हो तो कहते हैं कोरोनरी आर्टरी में आपका फैट जम गया, सारी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे हम एग्जांपल लें, अगर हम PCOD जेल ले लें, जैसे जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, तो उसमें क्या है, हम जो गायनी के पास जाते हैं उनके इरेगुलर मेंसेस होते हैं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है ये, और उनको जो है मेंसेस ठीक नहीं आ रहे हैं, रेगुलर मेंसेस हैं, और उनको PCOD डायग्नोस हो गया, तो उनके लिए जैसे ही वो अपना रिड्यूस करते हैं, ये कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जब वो औरतें अगर गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो वो उनको राय देती हैं कि आप मोटापा कम करिए, आपका ये रेगुलर हो जाएंगे। और कई सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो PCOD से ग्रसित है और वो शादी हो गई है, उनका बच्चा नहीं हो रहा, तो उनको डायग्नोस उस समय जाके डायग्नोस हुआ, बट वो मोटापा इतना ज़्यादा था उनका, अगर उनका 50 होना चाहिए उनके हाइट के हिसाब से वेट, उनका 70-80 चल रहा था। और जब उन्होंने रिड्यूस किया, ये रिसर्च देखी गई है कि जब उन्होंने रिड्यूस किया, अपने वापस 50-55 पे आ गए, तो उन्होंने गेन किया वापस, इनफर्टिलिटी उनकी 0 हो गई, उनको जो है उन्होंने अपना प्रेगनेंसी गेन कर ली। तो ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। हम मेल्स के लिए भी यही चीज़ है कि वो अल्कोहल में जाते हैं या बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका वेट गेन हो गया है, तो वो रिड्यूस करते हैं, तो उनका भी जो लेवल्स हैं, हार्मोन्स लेवल्स हैं, वो इंक्रीज होते हैं, इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इम्बैलेंस कर देती हैं। तो अब जब इम्बैलेंस अगर होगा तो फिर आप इनफर्टिलिटी की तरफ को जाएंगे, और नहीं तो आपका जो अपने आप में बहुत बड़ा वो लेकर आता है, बिल्कुल लेकर आता है। कहते हैं ना कि मोटापा अपने आप में बहुत बड़ी ज्यादा बीमारियों का घर है, लेकिन आजकल मोटापा ही बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। इसको हम साइलेंट एपिडेमिक भी कहते हैं, क्योंकि आजकल यही एक बीमारी बहुत ज़्यादा है जो बहुत खतरनाक है, और बिल्कुल शांत बीमारी जिसे कहते हैं, शांत एपिडेमिक है, जो अचानक पता नहीं लगता कि अरे मेरा इतना वेट गेन हो गया और ये सब आपकी बीमारी होगी, हार्ट अटैक आ गया, अचानक से स्ट्रोक हो गया, एक दौरा पड़ गया, तब पता लगा कि जी कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, LDL बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये इसको हम इसलिए साइलेंट एपिडेमिक इसको डायग्नोस करते हैं, भी कहते हैं इसको। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ये जाना था कि अगर कोई BMI इंडेक्स सही है किसी व्यक्ति का, लेकिन टमी बेली एरिया ये कहा जाता है कि अगर वो मोटा है, कई पोस्चर हमने देखे हैं जो देखने में एबनॉर्मल से लगते हैं, लीन थीन होते हैं, लेकिन टमी मेल पर्सन की खास करके मैं बात करूं, तो क्या वो भी मोटापे की बात हम उसमें जोड़ सकते हैं? जी, हम एक सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं और एक पेरिफेरल ओबेसिटी कहते हैं, इसको हम इस तरह से लेते हैं। तो सेंट्रल में हम लेते हैं कि हमारा जो है मेन जो एरिया होता है वो बेली का होता है, कमर का एरिया। कहते हैं ना कि कमर जो है वो पतली होनी चाहिए, तो वो क्यों होनी चाहिए, उसका रीज़न ही यही है कि आपका जो है वो जो फैट है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक फैट होता है। बेली फैट को सबसे ज़्यादा खतरनाक फैट माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इट लीड्स टू, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो
डायबिटीज़ करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कर देता है, इंसुलिन का सिक्रेशंस को कम कर देता है। तो इसलिए हम बेली फैट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, तो उस पर सबसे ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। तो उस पर आपको तभी कहते हैं कि खाना खाया है तो आप एकदम से सिटिंग मत करिए, खाना खाया है तो आप थोड़ी देर 10 मिनट वॉक कर लीजिए, उसके बाद आप बैठिए। नहीं तो फिर आप एकदम से खाना खा के बैठते हैं तो आपका बेली फैट ही सबसे ज़्यादा बढ़ता है। आपने देखा होगा ये चीज़ औरतों में भी है और आदमियों में भी है। तो ये जो है बेली फैट इज़ द डेंजरस वन, पेरिफेरल से ज़्यादा ये ज़्यादा खतरनाक होता है, और ये डायबिटीज़ ऐसी और हार्ट डिजीज़ को और इंक्रीज करता है। बिल्कुल, अगर सिर्फ पेट के हिस्से में मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा है, पेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत हो जाती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैं पूरे तरह से तो मोटा नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ पेट वाला हिस्सा जो है बढ़ रहा है, तो वो उसके पीछे भी न कोई कारण ज़रूर होता है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे मोटापे पे अगर 2 दशक पहले हम चले जाते हैं तो इतनी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी और इतनी चर्चा होती भी नहीं थी। ठीक है, मोटापा अच्छे खाते पीते घर का एक सूचक माना जाता था कि हाँ भाई तंदुरुस्त हैं, अच्छे खाते पीते घर के। लेकिन आज के समय पर अगर आप किसी को कह देते हैं मोटे हो गए आप, तो वो थोड़ा हर्ट सा भी हो जाता है। मतलब आज के टाइम पे ऐसा क्या हुआ कि हर कोई मोटापे का शिकार हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि कोरोना के बाद ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अच्छा। पहले भी थे, मोटापा तो पहले भी था। ये जो अर्बनाइजेशन हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि पहले ये डिज़ीज़ हमारी नहीं थी, ये डिज़ीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ की थी। ये हमारी डिज़ीज़ थी नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो खेत खलिहान में जाना, मेहनत करना, तो लेबर एक तरह से पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी होती थी। तो इसलिए हमें कभी ये डिज़ीज़ में इतना, हमारा इंडिया हमेशा पीछे रहा। लेकिन अब कहते हैं कि आउट ऑफ मतलब इतने सारे कंट्रीज़ में हमारा जो है 8th पोजीशन पे आ गया है ओबेसिटी में। तो इसीलिए इसको साइलेंट एपिडेमिक भी कहा जा रहा है। तो अभी ये जो आपने बात की कि भाई ये चीज़ है, तो क्योंकि ये इसका मतलब यही है कि इंडिया में जो ट्रांजिशन हुआ है, सडन चेंज हुआ है, वो यही है कि अर्बनाइजेशन, हमने होम कुक्ड फूड खाना बंद कर दिया। हम लेडीज़ वर्किंग भी हो गई हैं, एक दोष कह लीजिए या कुछ कह लीजिए कि ज़रूरत है इकनॉमी की, तो फैमिली को सपोर्ट करने की। तो मेन ये कि हमने होम कुक्ड, जो हमारा ट्रांजिशन हुआ है कि होम कुक्ड फूड ट्रेडिशनल जो हम खाना खाते थे, वो चेंज करके हमने फास्ट फूड पे आ गए हैं, वो चेंज करके हम प्रोसेस्ड फूड पे आ गए हैं। तो वो सबसे बड़ा रीज़न है इस चीज़ का, मोटापे को इंक्रीज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है। और इसमें सबसे बड़ा रीज़न अर्बनाइजेशन है, लाइफस्टाइल चेंज है, इसमें हम सिटिंग ही करते हैं, IT का ज़माना है। तो ये जो हमारा जो होम क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, तो फिर हम होम कुक्ड नहीं है, जो प्रोसेस्ड है, जो फास्ट फूड्स हैं, हमारे जंक फूड्स हैं, उन पे ज़्यादा, तो इस वजह से सडन है। और हमें पता नहीं लगता कि हमने कब वेट गेन कर लिया। बिल्कुल, और टाइम कम होने की वजह से जो आजकल ऑनलाइन जो खाना मंगाया जाता है, बिल्कुल, तो वो भी एक खतरनाक हो सकता है। स्विगी, जोमेटो, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं, तो हम खाना मंगा लेते हैं, कॉल ले लेते हैं। हेलो, हम यही करते हैं ना जी एक्चुअली इंडिया में। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। जी तन्नू। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो, टीवी की आवाज को कम करके एक बार में अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो, तनु जी, आप दोबारा से ट्राई कीजिएगा, हम आपकी कॉल को ज़रूर अपने कार्यक्रम में लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी बात होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों के भी आंकड़े जो है 1 करोड़ से ज़्यादा बताए जा रहे हैं हमारे देश की, अगर मैं बात करती हूँ तो बच्चों के मोटापे के पीछे की वजह, बच्चों के मोटापे की वजह से तो मेरे ख्याल से हम सब औरतें तो जो वर्किंग औरतें तो सबसे ज़्यादा जानती होंगी, बट ये फैक्ट है, बहुत बड़ा सच हो गया है। जैसा मैंने अभी कहा, ट्रांजिशन फेज में आ गया, तो होम कुक्ड फूड नहीं है। तो बच्चों को हम जो है, क्योंकि अभी हमने देखा है ICVR रिसर्च भी 2022 की रिपोर्ट भी है कि हमारे की जो अंडर 5, क्योंकि हम यही स्टेटस होता है, यही एक एज होती है 0 to 5 ईयर्स, जिसमें हम इंप्रूव कर सकते हैं, जिसे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी कहते हैं। तो चाइल्डहुड ओबेसिटी इसीलिए अब आजकल देखा जा रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, 5% और इंक्रीज हर साल इंक्रीज होती जा रही है, चली जा रही है। तो इसका कारण भी यही है कि हमारे पास टाइम नहीं है गुड फूड पे ध्यान देने का, खाना बनाने का। दूसरा ये कि बच्चों को जो स्क्रीन टाइम है, जो आज आफ्टर कोविड जो स्क्रीन टाइम है, वो बहुत बढ़ गया है। तो माएँ भी इतनी जल्दी में हैं, पेरेंट्स भी इतनी जल्दी में हैं कि आपको जब खाना दे रहे हैं तो वो TV के आगे देते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि TV, मोबाइल, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जब आप खाना खा रहे हो। अगर आपको हेल्दी ईटिंग चाहिए बच्चों के साथ, तो फिर आपको परिवार के साथ बैठ के तभी आपकी हेल्दी जो है हैबिट डेवलप हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। बिल्कुल, इस पर बातचीत मैं आगे और करना चाहूँगी आपसे, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो,
हाँ हाँ, बोलिए ना। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मनोज सूर्यवंशी, अहमदनगर, महाराष्ट्र। प्रश्न पूछ लीजिए। आपकी आवाज हमें स्पष्ट नहीं मिल रही है, लेकिन प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरी बीवी का वजन अभी 120 किलो है, तो वो कम करने के लिए क्या करना चाहिए और उसके घुटने बहुत दिखते हैं। 120 केजी। वो नहीं खाती है। जी अच्छा, ओके। 120 केजी इनकी वाइफ का वेट है और उन्हीं की वजह से जो है घुटनों में भी दर्द होता है। जी बिल्कुल। तो ये जो है ये वजन की वजह, वजन जैसे कि अपने आप में मोटापा एक बीमारी है, तो ये सारी चीज़ों को घुटनों में दर्द, हार्ट डिजीज़ जैसे बोला, सारी किडनी डिजीज़, लीवर डिजीज़, सब आपको ये इंक्रीज़ कर देता है। तो अब सबसे पहले तो यही है कि आपको ठानना है, क्योंकि इसमें जो है इच्छा शक्ति बहुत काम करती है। तो इच्छा शक्ति आपको लानी है कि मुझे वजन कम करना है। पहले तो मन में लाइए सबसे पहला स्टेप कि आप मुझे वजन कम करना है तो करना है, ठीक है। पहले तो आपका ये, जब आप इच्छा शक्ति बना लेंगे कि करना है मैंने, तो उसके बाद आपको जो है स्टार्ट करना है कि कैसे कम करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, एक हम आजकल जो निकालते हैं वो ये है भोजन डायरी। तो आप एक डायरी बनाइए, आप एक डायरी बनाइए, भोजन डायरी, जिसमें आप लिखिए कि मैंने क्या, कब, क्या, कब, कहाँ पर क्या क्या खाया, ठीक है। मैंने क्या खाया, कहाँ पर खाया और क्या क्या चीज़ें मैंने खाई खाने में, ठीक है। किस तरह का मैंने भोजन खाया, ये आपकी डायरी होनी चाहिए। तो जब आप इस डायरी को आप मेंटेन करेंगे, अब जब इस डायरी को आप मेंटेन करेंगे तो उसमें आप देखेंगे, जब आप 2-3 दिन लगातार मेंटेन करेंगे, 1 हफ्ता कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ तो 1 हफ्ता करिए, फिर आपको लगेगा, फिर आप देखेंगे कि उसमें मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें, ऐसी चीज़ें खाई जो कि अनहेल्दी थी, जो कि फूड हैबिट में नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। फिर उसको आप जो है प्रायोरिटाइज करेंगे, उसको आप स्टेप बाय स्टेप आप उसको रूटीन में लाएंगे कि मैं ये चीज़ें धीरे धीरे बंद करूंगा। देखिए एक दिन में तो आप नहीं बंद करेंगे, साइकोलॉजी आप कहेंगे नहीं खानी चीनी तो आप ज़रूर खाएंगे, तो आप कहें कि आप धीरे धीरे कट करेंगे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं खानी है, वो है चीनी, शुगर, जो है शुगर से रिलेटेड, ऑयल जो बहुत ज़्यादा चर्बी से भरे हुए खाने हैं वो नहीं खाने हैं आपको। दूसरा जो आपको फास्ट फूड है, जो आजकल जंक फूड बहुत चल रहा है, मैगी हो गया, आपका मोमोज हो गया, शॉर्टकट्स हैं ये सारे शॉर्टकट्स हैं, जितने भी फास्ट फूड्स हैं आपके। इनफैक्ट फ्रेंच फ्राइज कहते हैं कि छोटी छोटी फ्रेंच फ्राइज हैं, बट देन इट कंटेन्स लॉट ऑफ कैलोरीज। तो जो इसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, जो वसा युक्त हैं, वो आपको कम खाने हैं। यानी कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, लो कार्ब करना है, और आपको प्रोटीन जो है आपको ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है। और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी जरूरी है, ये आपने करना है। दूसरा फिर आप काम करेंगे कि आप ये तो खाना आपने डाइट पे किया, उसके बाद आपकी फिजिकल एक्टिविटी शुरू होगी, यानी कि आपको वर्कआउट करना है। अब इसमें वर्कआउट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत हाई फाई जिम में जाइए, आप बहुत ज़्यादा हाई फाई खाना खाइए, ज़रूरत नहीं है आपको। सिंपल सा चीज़ है कि आप घर का बना हुआ खाना खाइए, दाल चावल सब्जी रोटी जो है घर की वो खाइए। दालों में हम कोशिश करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट दें, दाल ले, फिश हो गया, मछली खाते तो मछली खाइए, प्रोटीन्स अपने बढ़ा दीजिए, लेकिन ऑयल कम कर दें, तेल से बनी हुई चीजें कम कर दें। बिल्कुल, उसमें दूध दही ले सकते हैं, दूध स्किम्ड मिल्क लें, ठीक है। अगर आपने सोच रखा है कि मैंने ये करना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तो दही खाइए, स्किम्ड करिए, पनीर खा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको टोफू इंक्लूड कर सकते हैं, ये आपके प्रोटीन डाइट हो गए, दाल हो गई, पल्सेस हो गई, ये सब चीज़ें इंक्लूड करिए। फिर आपका कार्ब जो है वो आप बंद कर देंगे, यानी कि चीनी हो गया, आलू हो गया, ये आप नहीं बंद कर सकते तो आप धीरे धीरे कम कर दीजिए। जहाँ आप 2 आलू के पराठे खाए हैं तो वहाँ आलू की रोटी बनाइए, और उसमें भी आप 1 आलू का पराठा कर लीजिए। इस तरह से आपको धीरे धीरे कम करना है। तो जब आप इसका लाएंगे तो आप अपनी एक आदतों में डेवलप कर लेंगे इस चीज़ को। जब आप आदतों में ले आएंगे तो आप इसको आप देखेंगे कि आपका वजन कम हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, वो अदनान सामी जो था उसका 165 किलो वजन था, बिल्कुल, और उसने कितना रिड्यूस करा, इतना मतलब सेलिब्रिटी भी करते हैं, ऐसा नहीं वो भी नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ी बात यह है कि 120 केजी में एक साथ आप व्यायाम शुरू नहीं कर सकते। हल्के फुल्के आप वॉक करना शुरू कर दीजिए, और धीरे धीरे उस वॉकिंग जो आप करने चलेंगे उसको थोड़ा सा आप टाइम बढ़ाते रहेंगे, तो बहुत जल्दी जो है एक मन में ठान लीजिए तो बहुत आसान हो जाएगा। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, हम कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम मैं किसी से जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे? मैम मतलब मेरी वाइफ जो है वो पापा हो गया है, ठीक है। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है हमारे पास, फिर से एक बार प्रश्न दोहरा दीजिए। टीवी की आवाज, अगर टीवी चल रही है तो टीवी की आवाज को कम कर दीजिए। अच्छा 1 मिनट, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी जो वाइफ है जी, के बाद उनका वेट जो है लगभग से 120 केजी हो गया है।
ठीक अच्छा, है। ठीक है। हाँ, तो उसको कम करने के लिए कैसे करेंगे उसका उपाय बता। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट बढ़ा है उनका गर्भावस्था के दौरान, तो अभी डिलीवरी हो जी। चुकी है? हाँ, डिलीवरी हो चुकी है। ठीक है जी मैम। क्या इनका सवाल क्या है? स्पष्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट पुट ऑन ज़्यादा हो गया है, तो अब डिलीवरी हो चुकी है तो वज़न कम नहीं हुआ होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रेगनेंसी में वजन बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए। हम अप्रॉक्सीमेटली 11 से 12 किलो का वजन इनका बढ़ना चाहिए। सपोज अगर 50 है तो प्लस 12 कर दीजिए या 10 कर लीजिए, तो 62 के अराउंड होना चाहिए उनका वेट। अब अगर जब डिलीवरी हो चुकी है तो अब उनको वापस लाना है अपना 50 पे, ठीक है। तो 50 पे लाने के लिए उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी जो है अगर बच्चा छोटा है तो हम कभी नहीं कहते कि आप उनको जो है फैट कट डाउन करिए। अगर सिजेरियन हुआ है तो फिर तो बिल्कुल हम कहते हैं कि आप फैट मत खाइए। लेकिन अगर सिजेरियन नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी है, तो हम उनको जो है आपका वो, अब जैसे आप बात कर रहे थे कि सैचुरेटेड फैट, तो वो थोड़ा बहुत देसी घी खा सकती हैं। बट ये है कि उसके साथ साथ अगर वो नॉर्मल डिलीवरी है तो थोड़ा बहुत वॉक घर पर ही करें, जो नॉर्मल रूटीन वाले एक्टिविटीज़ हैं वो करें। और फैट की मात्रा को थोड़ा अभी शुरुआत में 42 डेज़ के लिए कम रखें। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना कर सकती हैं, थोड़ा वर्कआउट करें, जितने घर के काम कर सकती हैं, सीढ़ियाँ उतरना नीचे चढ़ना कर सकती हैं, सीढ़ियों से उतरें, डाइट में अपना कंट्रोल रखें, चीनी कम कर दें अपना। तो ये चीज़ें, चीनी हो गई, फैट हो गया, इन चीज़ों पे ध्यान दें और फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर दें तो कम हो जाएगा। जैसे आपने अभी बात बोली 60 मिनट्स का वॉक, वो मैं इसमें प्रीवियस बताना भूल गया आपको, 60 मिनट्स का वॉक बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो धीरे धीरे टाइम निकाल सकती हैं तो वो अपने, अगर आगे खेत खलिहान या आंगन है उनका, तो उसमें वो वॉक कर सकती है। तो कम से कम पहले स्टार्ट करें 10 मिनट से, धीरे धीरे फिर 15 मिनट बढ़ाएं और उसके बाद फिर वो जो है धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, तो 60 मिनट्स का वॉक वो अपना मेंटेन कर सकती हैं, अपने वेट को रिड्यूस कर सकती हैं। अगर उसके बाद अगर वो 60 मिनट्स के बाद और ज़्यादा कर सकती हैं और तेज़ कर सकती हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, उनका वेट रिड्यूस भी होगा। उसमें तो अभी है कि उतना वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर डेली रेगुलर करती हैं और 60 मिनट से और ज़्यादा कर सकती हैं तो वो अपना उनका वेट जो है बिल्कुल। वो कम हो और जाएगा। डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है ना, अगर आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो वेट अपने आप आपका धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ परसेंटेज तो कम होता है। और हमारे यहाँ अक्सर होता यह है कि आफ्टर डिलीवरी कटोरे भर भर के जो घी, लड्डू और ये सारी चीज़ें जो खिलाई जाती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न बढ़ा होता है डिलीवरी के बाद वो कम नहीं होता और ज़्यादा बढ़ जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि कुछ इस तरह का खाना उनको दिया जाता है कि एक्चुअली तब आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करना है तो उसके लिए फैट भी आपको खिलाना है, वो ज़रूरी है। बट वही इसीलिए कहा कि 42 2 महीने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ये नहीं है कि हम सब, एटलीस्ट छोटी छोटी चीज़ें हैं, सीढ़ियाँ अगर आपके ऊपर नीचे हैं तो उसे चलिए, तेज़ से चलिए, तेज़ वॉक कर लिए, सुबह निकालिए, आधा घंटा निकालने के लिए 15 मिनट आप वॉक करिए, तो आप रिड्यूस कर सकते हैं। अपने डाइट में धीरे धीरे कंट्रोल कर लीजिए। वो फैट सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए दिया जा रहा है, उसके बाद आप रिड्यूस कर सकते हैं। फैट की मात्रा को कम कर सकते हैं, चीनी की मात्रा को कम करना है, सबसे ज़रूरी है चीनी की मात्रा, और 8 से 10 ग्लास ऑफ पानी। तो अगर वाटर अगर 8 से 10 ग्लास पीते हैं तो मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न इन्हीं के प्रश्न से जुड़ा हुआ ये आ रहा है कि अक्सर हमने देखा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट पुट ऑन होता ही है, तो क्या उसका असर बच्चे पर आ सकता है? वेट पुट ऑन का तो अगर ज़्यादा वेट पुट ऑन हो गया तो इसका उत्तर बाद में दीजिएगा, मैं पहले कॉल ले लेती हूँ। हेलो मैम नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। मैम मेरा नाम बलवंत सिंह है, मैं अल्मोड़े के कोटपुरा गांव से बोल रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, मोटापे से क्या दांत और दिमाग में भी इंसान को कोई फर्क पड़ता है? जी, मोटापे से दांत और दिमाग में भी क्या फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और दिमाग में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो लोग मोटे होते हैं उनको नींद कम आती है, वो ज़्यादातर तनाव में रहते हैं और उनको जो है नींद की डिस्टर्बेंस की वजह से उनका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो डिप्रेशन में ज़्यादा देखे गए हैं। ये सर ये कहती है कि डिप्रेशन में वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए मोटापा अपने आप में ये सारी बीमारी को, सारे ऑर्गन्स को साथ में लेके चलता है, तो ज़रूरी है। तो ये तो एक और दांतों पे जो इन्होंने पूछा है, जी बिल्कुल। देखो दांतों में तो हम यही कह सकते हैं कि क्योंकि दांतों में तो क्या ही मोटापा है, चीक्स में ही होता है। बट ये है कि हाँ ऑफ कोर्स आपको चूइंग में फ़र्क पड़ सकता है, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब अंटी अनलेस आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो उस वजह से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मीठा भी एक मोटापे को बढ़ाता है। तो वो आपका कैविटीज़ वगैरह बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म अगर आप लंबे समय आप ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं तो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई महिला मोटी है, एक्सेस में मोटी हो गई, तो क्या उसका वो मोटापा बच्चे पर आगे असर कर सकता है? बच्चा भी आगे चलकर ओबीज में जा सकता है पैदा होने के बाद? जी
हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट ये कि ये देखना पड़ता है उस प्रेगनेंसी में। ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 से 12 किलो वेट तो चाहिए, ठीक है, क्योंकि बच्चा भी है पेट में, तो फीटस का वेट भी होता है, तो ज़रूरी है उतना वेट गेन। लेकिन ये अमूमन ये देखा गया कि अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस में ये जो प्रेगनेंसी में जो आपका मोटापा बढ़ा है, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन हम अगर हमारा ये इसका कोई डिजीज़ वाला कारण तो नहीं है, कहीं उसको हाइपरटेंशन तो नहीं है, ब्लड प्रेशर से तो कहीं वजन उसका ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं उसको फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो। अगर डिजीज़ से रिलेटेड नहीं है तो उस मोटापे का हम कुछ नहीं करते हैं, उसमें हम कोई तकलीफ नहीं होती है। बच्चे का ठीक ठाक है, बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है, वो भी डायबिटिक 4 kg से ऊपर है तो डायबिटिक का हम लेबल कर देते हैं, बच्चे पे फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और अगर अंडर वेट है, अगर वो वेट नहीं करती है, वही एनीमिक है, कम है, तो भी उसको IUGR और ये बच्चे का फिटल का ग्रोथ को रिटार्डेट कर देता है। तो मेजरमेंट हमने रखा है 11 kg का, 11 से 12 का, तो थोड़ा सा 1-2 किलो और ऊपर हो सकता है। तो हम कोशिश रहती है कि उसको डिजीज़ के साथ ना हो, उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन है, उसका वेट मेंटेन है, तो हम ये देखते हैं उसको और कोई एसोसिएटेड डिजीज़ नहीं है मोटापे के साथ, तो हार्ट डिजीज़ नहीं है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम उसको नॉर्मल मांग के चलते हैं। आगे चांसेस ये है कि अगर वो बाद में रिड्यूस हो जाता है क्योंकि उसके प्रेगनेंसी में बढ़ा है, उसके बाद अगर वो नॉर्मल वेट कर लेती है तो हम नहीं कहते। अगर हाँ, लेकिन अगर उसके दादा बहुत मोटे थे पहले और उसके दादा दादी मतलब जेनेटिक चला आ रहा है तो फिर चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पर उसको भी हम रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं, तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वही रोकथाम की बात आती है, तो हम चाइल्डहुड ओबेसिटी में शुरू से बच्चे के पे ध्यान दिया जाता है। वही 0 to 5 ईयर्स में फिर हम उसके डाइट के खान पान पे ध्यान रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं शुरू से ही कि चीनी और फैट दोनों पे शुरू से कंट्रोल रखा जाता है। बिल्कुल, मैं बच्चों के सेहत पे फिर आऊंगी, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेती हूँ। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बता दीजिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राहुल शर्मा बात कर रहा हूं। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? टीवी की आवाज़ को कम कर दीजिए। नमस्कार मैम। नमस्कार, टीवी की आवाज़ को पहले कम कर दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिए। जी जी मैम। एक्चुअली मैम बोलिए। एक्चुअली मैम मेरी वाइफ की डिलीवरी थी आज से 9 महीने पहले, ठीक है। नहीं समझ पाए आपके प्रश्न को, फिर से दोहराइए। जी जी। मेरी जो वाइफ है ना जी, उनकी डिलीवरी हुई 10 मिनट पहले। जी, तो क्या है कि उनका वेट थोड़ा बढ़ गया, 15-20 किलो उनका वेट ज्यादा है। वेट ज्यादा है जी। तो अभी 10 दिन पहले डिलीवरी हुई है? नहीं 10 मंथ पहले। 10 मंथ्स, ओके जी। उनका जो उनका वेट 15-20 किलो में बढ़ गया। हम इतना ही समझ पाए आपके प्रश्न को कि आफ्टर डिलीवरी आपकी वाइफ का जो वेट है वो ज्यादा बढ़ गया है, बिकॉज 10 महीने हो चुके हैं डिलीवरी को। इतना हम आपके प्रश्न को समझ पाए। जी डॉक्टर साहब। तो अगर वो डिलीवरी को 10 महीने हो गए हैं और अगर वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे नहीं है तो वो अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकती है, वॉक कर सकती है, चाहे तो योगा कर सकती है। घर में रह के भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, घर में अगर कुछ है तो कर सकते हैं। योगा सबसे बेस्ट चीज़ है, जिसको हम सूर्य नमस्कार कहते हैं, उसमें सबसे बेस्ट है। उसमें कई सारे स्टेप्स हैं, कम से कम 16-20 स्टेप्स हैं, जिसमें आप आराम से उस पर जो है रिड्यूस कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो खाने पे भी कंट्रोल करना, थोड़ा खाने पे, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग तक तो हम कोशिश करते हैं कोई बात नहीं, हम छोड़ भी देते हैं महिला को कि चलो कोई बात नहीं आप खा लीजिए, क्योंकि बच्चे को भी ज़रूरत है। इस वैसी प्रेगनेंसी में हम छोड़ देते हैं कि भाई बच्चे को भी ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आप 10 महीने अगर आपने नहीं खिलाया और वो बच्चा आपका वीनिंग करने लग गया है, ऊपर का दूध भी पी रहा है, ऊपर का खाना भी खा रहा है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। फिर आप अपना पे ध्यान दीजिए, अपने वजन को धीरे धीरे कम करिए, डाइट कंट्रोल करिए, पूरी नींद लीजिए। नहीं, कम नींद लेने से भी ऐसा है कि वेट गेन होता है, तो अपनी नींद को पूरा करिए और अपना जो खाने पे ध्यान दीजिए, जिसमें चीनी कम कर दीजिए, फैट कम कर दीजिए, पानी खूब सारा पीजिए और अनाज शामिल करिए, जिसमें आप ओट्स जो है वो जौ और ज्वार जो होता है उससे वेट कम होता है, उससे आप उसको इंक्लूड करिए। पल्सेस खाइए, दालें खाइए, घर के होम कुक्ड फूड से ही आपका वजन कम हो जाएगा। इन सब चीज़ों पे आपको थोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इच्छा शक्ति, विल बनानी पड़ेगी कि मुझे करना है, मुझे पतला होना है और मुझे वेट कम करना है। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब एक ट्रेंड चल गया है ना कि पसीना तो बहाना नहीं चाहते लेकिन पैसा बहाना चाहते हैं।
एक पैसा बहा के ऐसा कुछ मिल जाए जिससे कि वज़न कम हो जाए। एक हमारे YouTube के दर्शक हैं अनमोल, उन्होंने भी यही जानना चाहा है कि जो आजकल बहुत सारे मेडिसिन्स मिल जाती हैं मार्केट में, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो अवेलेबल हैं, आप YouTube में देख लीजिए, सोशल मीडिया में खोल के देख लीजिए, आपको भर के मिलेंगे, इतनी सारी मेडिसिन्स उसमें मिलेंगी, इतनी सारे आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाती हैं, और पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं वो लोग, और उसके बाद जो है वज़न कम करना, वो कितना सही है? नहीं, मैं इसको बिल्कुल फेवर नहीं करूंगी, क्योंकि ये दावा मार्केटिंग है। दावा करते हैं 30 केजी तक वजन कम कर देंगे, एक महीने के अंदर आपका वजन कम हो जाएगा। और इसी लालच में जो है सभी खासकर फीमेल्स जो हैं वो अपने बॉडी को लेके, वेट को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ले लेती है। जो उनकी सेविंग होती है वो उसी में खर्च हो जाती है। अगर उनकी थोड़ी सेविंग भी होगी, तो अगर वो 10,000 है, वो 20,000 का भी ले रहा है, 30,000 का भी है, तो वो मिल्क, वो शेक वो ले लेंगी, ताकि हम जल्दी पतले हो जाएं। बट इट इज नॉट ना करनी पड़े। जी बिल्कुल, बस कुछ ऐसा खा लें कि पतले हो जाएं। हाँ, मैं इसको बिल्कुल फेवर नहीं करूँगी, क्योंकि ये बहुत गलत रास्ता है और ये आपको मिसगाइड किया जाता है, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। ये हमें भी समझना चाहिए कि मुझे कोई चीज़ अगर दिखानी है, अगर मैं दुकान में कोई चीज़ बेच रही हूँ, तो मैं तो अपनी चीज़ को अच्छा ही कहूँगी ना। तो वही सेम चीज़ है कि वो अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही कहते हैं, तो उस चीज़ में नहीं बहकना है आपको, और इसका कोई कट शॉट नहीं है। वेट को कम करना, आप सोचें कि मैं एक दिन में या एक महीने में कम कर लूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको जब आपने सालों साल वेट गेन किया है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप एक महीने में, 15 दिन में, कोई जो है कोई मेडिसिन भी ऐसी नहीं है जो आपको 15 दिन में कम कर दे। और अगर कोई मेडिसिन है जो हम स्टीरॉइड्स वगैरह है जिनसे हो जाता है वेट लॉस, बट दैट इज़ नॉट राइट, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए मसल मास के लिए आजकल युवाओं में, ये जो किशोरों में, ये बहुत ज़्यादा चीज़ चल रही है। वे प्रोटीन, ये प्रोटीन जो मसल मास बनाते हैं, उनकी मसल मास बनाना है इसलिए ले रहे हैं। नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। और युवा जो होते हैं वो ज़्यादा मीडिया से रिलेटेड होते हैं। और मैं अभी भी कहूँगी कि पूरा इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्थ एजुकेशन, अवेयरनेस और जागरूकता, बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। मैम, वजन कम करना है तो हमें मेहनत करनी होगी, पसीना बहाना होगा, और जो हमारा ये टंग है, टेस्ट जो है, उसको कंट्रोल करना होगा। एक कॉलर जुड़ चुके, पहले कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। थोड़ा सा जोर से बोलना होगा आपको। प्रश्न पूछ लीजिए, आवाज आपकी नहीं आ रही है, लेकिन प्रश्न पूछ लीजिए, समझने की कोशिश करते हैं। जी जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। जी, वेट को कैसे कम किया जाए? वेट को कैसे कम किया जाए? अच्छा, वजन कम करने का आप पूछ रही हैं। बिल्कुल, पूरा हमारा ये कार्यक्रम आज उसी पर ही बेस है। अब हम ठीक है, हम इसी पर ही बात कर लेते हैं कि वजन, आप सुन लीजिए, आपके प्रश्न को हम नहीं समझ पा रहे पूरी तरीके से, लेकिन जहां तक समझे हैं वजन कम करने की बात आप पूछ रही हैं, तो वजन कम करने पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। बता दीजिए मैम एक बार फिर से। हाँ, वो वजन करने में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने तो वही, जैसा आपने कहा कि जबान पे तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वर्कआउट स्टार्ट करिए। 60 मिनट का आपको वॉक करना है। आप मान लीजिए कि मुझे सुबह उठते 60 जो है कितना, आप ज़्यादा मत चलिए, 10-15 स्टेप्स चलिए, कोई बात नहीं। पहले दिन स्टार्ट करिए, आप थक जाते हैं, आपका मूड नहीं है, वही है कि शॉर्टकट आप चाहते हैं कि आप थक जाते हैं, आपका मन नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे 10 करिए, फिर 15 करिए, फिर 20 करिए। 60 मिनट्स का वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर 60 मिनट से और ज़्यादा वॉक करेंगे तो आपका वजन कम हो सकता है। बिल्कुल, और खाने पे कंट्रोल करें। बिल्कुल। दूसरा ये कि चलते चलते मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि अपने जो तेल है उसमें आप 10% कटौती कीजिए। जो महीने में आपका जितना भी आप लेके आते थे, अक्सर ये भी कहा हमारे घर में तो इतना तेल यूज होता है, तो मतलब एक बड़प्पन के साथ, लेकिन उसी में तो कट करना है, तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है तेल का कम इस्तेमाल। एक्चुअली क्या है कि और कौन सा तेल इस्तेमाल करें? लेकिन जो कहते हैं ना कि जो बहुत हेल्दी बच्चे हैं, तो मतलब बहुत मोटे मोटे बच्चे हैं, चबी बच्चे हैं, तो वो एक हाई क्लास को शो करते हैं। वैसे ही सेम जैसे आपने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो इतना तेल यूज़ करता है क्योंकि पूड़ी हलवा ज़्यादा बनता है, तो बट ये बिल्कुल सही बात है जो मोदी जी ने बोला, बिल्कुल सही है। आपको जितना चाहिए 10% जो है कि हमें 30% से ज़्यादा, 15 to 30% हम उससे ज़्यादा फैट नहीं यूज़ करना चाहिए। और उसमें भी आपको फैट कट डाउन करने के लिए आपको जो है ये देखना चाहिए कि आप आजकल
हमारे बहुत चल रहे हैं, रिफाइंड ऑयल वगैरह बहुत चल रहे हैं। तो आपको सिंपल सा है कि आप सिंपल, जो हमारे पुराने लोग सरसों के तेल में खाना बनाते थे, तो वो सबसे बेस्ट होता है। सरसों का तेल मैं आपको कहूँगी कि सरसों के तेल में खाना बनाइए, सबसे बेस्ट होता है, सबसे लो फैट होता है। उसके बाद अगर ज़्यादा ही है आपको तो आप जैतून का तेल आता है, ऑलिव ऑयल, बहुत महंगा होता है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। देसी घी के बारे में बड़ी और दूसरा ये, तीसरा ये कि देसी घी, पुराने लोग देसी घी खाते थे, उतना ही मेहनत करते थे, तो उनका वो मेटाबोलाइज हो जाता था, कंज्यूम हो जाता था। तो वही चीज़ है कि ये ऐसा नहीं है, कोई भी ऑयल को अगर आप कम मात्रा में, अगर आप लिमिटेड ऑप्टिमम मात्रा में लेते हैं तो वो नुकसानदायक नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो जैसे आप अभी आपने पूछा कि देसी घी, ऐसा नहीं है कि आप देसी घी जो है सैचुरेटेड फैट है तो आपका जमेगा ही जमेगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे तो। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो पुराने लोग देसी घी तो खाते थे, कुछ नहीं था, सिंपल देसी घी था, तो उसको वो खाते थे, एक अमाउंट में खाते थे और उसी के अनुसार वो काम करते थे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये विषय ऐसा है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। दर्शकों, जैसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि खाने में अपनी तेल की मात्रा को कम कीजिए। अभी हमने कहा कि सरसों का तेल, देसी घी आप यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक महीने में एक इंसान को 600 ml यानी कि आधा लीटर से थोड़ा सा ज्यादा आप कर सकते हैं इस्तेमाल एक महीने में। तो ऐसा नहीं है कि आप सरसों और देसी घी सब 600 ml नहीं यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ 600 ml आप यूज कर सकते हैं एक महीने में। तो आप समझ जाइए कि आपको कितना इस्तेमाल में लाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में हर दूसरे तीसरे महीने त्योहार आ जाते हैं, खाने की बहुत सारी वैरायटी हमें मिल जाती है, तो इसलिए जो है उसमें हमें खाने पे कंट्रोल करना है, वर्कआउट हमें करना है। और डॉक्टर साहब, ये विषय ऐसे बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं। इसमें एक यहीं छोटी सी पर चीज विराम हमें देना होगा स्टूडियो में आने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज की ये चर्चा आपको जरूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।